सो सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे पास ए लेवल्स का पहला चैप्टर होने वाला है फिर इसमें, सही। और ये सबसे आसान चैप्टर है, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर के। सही, तुम इस चैप्टर को पढ़ के ना दूसरे चैप्टर को इसके ऊपर वो मत करना कि अच्छा ओके ये चैप्टर तो इतना आसान से दूसरे चैप्टर भी हम ऐसे चौड़े में निकाल देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है, दूसरे चैप्टर बहुत मुश्किल होने वाले हैं। सही है, ये चैप्टर बहुत आसान है। सही है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ने हैं। सही है, जो कि मोस्टली दूसरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। सही है, इसके क्वेश्चन इसका इसके वेटेज कम है, सर्कुलर मोशन का वेटेज कम है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सही है, 2007 में एक आया था, 11 में एक आया था, 14 में एक था, फिर उसके बाद फिर बीच में नहीं आया। फिर अभी 21-22 में दिया था उन्होंने, 24 में दिया था, 23 में शायद दिया था, 24 में दिया था। सही है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आता है, कोई 5, 7, 10 क्वेश्चन तुम्हें कोई जो है ना हाथ मार के मिलेंगे 15-20 सालों में। सही है, तो खैर जरा इसको स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन को। तो थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। बचपन में जब तुम छोटे वो करते थे, ओ लेवल्स में जब तुम थे, तो तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था। सही है, और सही है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जिसको हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन भी कहते हैं, तो हम इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, वो हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था, एएस के अंदर भी वही कंटिन्यू हुआ था। फिर एएस के अंदर जो है हमने अच्छा लिनियर मोशन जो होता था वो हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता था। ये तो पूरा का पूरा एक्स डायमेंशन में चल रहा होता था, पूरा का पूरा वाई डायमेंशन में चल रहा होता था। मतलब अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर फेंक रहे हो और वो ऊपर से नीचे आ रही है, सही है, तो वो वाई डायमेंशन में पूरा चल रहा है। सही है, तो एक ही डायमेंशन थी। सही है, तो इसको आप वन डायमेंशन भी कह सकते हैं। सही है, फिर उसके बाद तुमने एएस के अंदर एक प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से एक चीज पढ़ी। सही है, और वो तुम्हारे पास टू डायमेंशन मोशन था। सही है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने पढ़ा। सही है, जो कि तुम्हारे पास क्या था, टू डायमेंशनल मोशन था। डायमेंशनल मोशन, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ए टू के अंदर है, वो हमने एक तीसरे टाइप का मोशन पढ़ना है जो कि सर्कुलर मोशन है, और वो भी दो डायमेंशन के अंदर होने वाला है। सही है, तो ये भी हमारे पास टू डायमेंशन के अंदर होने वाला है, सर्कुलर मोशन। सही है, ये भी हमारे पास टू डायमेंशन के अंदर होने वाला है। सही है। अच्छा, थ्री डायमेंशन का कोई मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक एक टाइप का टू डायमेंशनल मोशन है। सही है, और थ्री डायमेंशनल मोशन प्रॉब्ली अगर तुम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की फीस गलती से ले ले तो सही है, तो तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। थ्री डायमेंशन को तुम्हें फंसा देंगे। सही है, और फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा इसमें, समझ रहे हो। क्योंकि थ्री डायमेंशन के अंदर फिर तुम जब तीन डायमेंशन कंसिडर कर रहे होते तो फिर वेक्टर वगैरह बड़ी गंदी गंदी चीजें बनती हैं। तो खैर, तो अभी फिलहाल हमारे पास सर्कुलर मोशन है। सही है। अच्छा प्लीज, सर्कुलर मोशन को ऐसा मत समझना कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब अगर तुमने सोचा ओके कि भाई हमारे पास अगर एक सेमी सर्कुलर मोशन अगर हम देखें तो वो तो सेम एज वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, क्योंकि क्योंकि अगर तुम याद करो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था, अगर ये तुम्हें सेमी सर्किल लग रहा है, मैंने कोशिश ये बनाने की। सही है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। सही है, तो अगर तुम याद करो कि तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तुमने क्या करना होता था कि जो ऑब्जेक्ट होता था तुम उसको प्रोजेक्ट करते थे विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी। सही है, एट सम एंगल, और वो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होना चाहिए। सही है, एट सम एंगल। सही है, जो कि तुम्हारे पास जो कि एंगल तुम्हारे पास होगा लेस देन 90, 90 इंक्लूसिव नहीं है, और ग्रेटर देन 0। राइट, जीरो भी इंक्लूसिव नहीं है। जीरो, अगर 0 डिग्री पे तुम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे तो वो तुम्हारे पास लिनियर मोशन बन जाएगा। 90 डिग्री पे करोगे तो भी तुम्हारे पास वो लिनियर बन जाएगा वाई डायरेक्शन में। राइट, तो ये तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। जबकि अगर तुम सर्कुलर मोशन जिसके अंदर मैंने तुम्हें सेमी सर्किल बना के दिया हुआ है, अगर तुम देखो तो ये यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये इसका परपेंडिकुलर पाथ बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो लॉन्च हो रहा है, अगर अगर तुम यहाँ से देखो कि तुम ऑब्जेक्ट जो तुमने लॉन्च किया वो तुमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर किया है, तो तुम ये सपोज या तुम ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन वो करेगा, परफॉर्म करेगा। राइट, तो ऐसा नहीं है। सही है ना। तो ये एक एक थोड़ा सा डाउट अगर तुम्हारे जहन में इस तरह का आए
कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को अगर हम आधा करें तो वो दोनों एक ही चीज बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। सही, प्रोजेक्टाइल मोशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर मोशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। सही हो गया। ये चीज दिमाग में क्लियर है? जरा हाँ ना बोलना प्लीज, ये चीज क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन अलग अलग है? अच्छा, अगर तो क्लियर है तो आगे चलते हैं। हम सर्कुलर मोशन के अंदर जो है ना, अगर हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे जाके खुद ही समझ में आएगी। सही है। तो हम सर्कुलर मोशन के अंदर कहते हैं कि a motion in which the the velocity of the object is always perpendicular perpendicular to its acceleration, right, from the center of the circle। सही है। अच्छा जनाब, सही हो गया। सो ये हमारे पास है सर्कुलर मोशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सही है। ये एग्जाम में भी काफी दफा पूछी गई है, सही है, लेकिन अभी हम इसको नहीं समझे, तो थोड़ी देर में जो है ना ये तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो खैर ये मैंने बता दिया। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको जो है ना थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे है, थोड़ी सी बेसिक लेवल की मैथ्स है, उससे वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि जो है ना तुम्हें चीजें जो है थोड़े से रिलेटेबल लगे और समझ में आने लगे, सही। सो सबसे पहले तो अगर हम एक सर्किल को अज्यूम करें, मैथमेटिक्स थोड़ी सी समझा रहा हूँ। अगर हम एक सर्किल को अज्यूम करें, सही, तो तुम्हें पता है कि उस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होने वाला है, सही हो गया। और उस सर्किल का कोई ना कोई रेडियस होने वाला है, सही है। मतलब तुम ये कह दो, सही है, ये तुम्हारे पास रेडियस होने वाला है, सही है। आर, आर, सही है। अगर तुम इस रेडियस को कट आउट करो, जितनी रेडियस की लेंथ है, सही है, उस रेडियस को कट आउट करो और तुम जो है वो इसके सरकमफ्रेंस पे चिपका दो। मतलब तुमने तीन इक्वल लेंथ, इस तरह से समझ लो इसको, दूसरा दूसरे लफ्जों में कि तुमने तीन इक्वल लेंथ के पीसेस कट आउट किए सर्किल से, सही। एक को यूं रखा, एक को यूं रखा, और तीसरे को यहाँ पेस्ट कर दिया, सही है। तो इस केस के अंदर जो तुम्हारे पास ये जो रेडियसेस हैं, सही है, ये जो तुम्हारे पास लेंथ है, और ये जो तुम्हारे पास, अब हम इसको सर्कमफ्रेंस आर्क लेंथ कहते हैं, सही है, ये हमारे पास आर्क लेंथ होती थी। बिल्कुल ओ लेवल में ऐसा, सही, आर्क लेंथ होती थी, सही। और ये तुम्हारे पास एंगल था, सही है। सो हमने बिल्कुल बचपन में इसको रिलेट किया था। हमने एक फॉर्मूले से रिलेट किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, अगर तुम्हें याद हो तो। हमने कहा था एस इज इक्वल टू आर थीटा, सही। और हमने इसको कहा था कि आर्क लेंथ, सही, ये हमारे पास था रेडियस, सही है, और ये हमारे पास था एंगल से रेडियन। प्लीज कीप इन माइंड कि रेडियन के अंदर होगा, डिग्रीज में नहीं होगा, सही। सो ये तुम्हारे पास कहानी है, सही। सो ये एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, ये मैंने एक छोटी सी चीज समझा दी, सही हो गया। अच्छा जी, अगर हम ओके, अच्छा, अगर तुम्हें रेडियन और डिग्री का रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए वैसे, लेकिन बता देता हूँ कि तुम्हारे पास जो है वन, अच्छा, तुम्हारे पास जो है 360 डिग्रीज भी होता है,
तो तुम्हारे पास होता है 2 पाई रेडियन की, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है इसमें उनको याद होना चाहिए। अगर तुम नहीं पढ़ के आ रहे हो तो यहाँ पे समझ लो 360 डिग्रीज जो है वो 2 पाई रेडियन होता है, सही है। और पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, सही है। और अगर तुम 1 रेडियन की बात कर रहे हो, 1 रेडियन की, सही है, तो उसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, तकरीबन 57.3 डिग्रीज बनता है, सही है। 57.3 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली, इतनी जहां तक मुझे वैल्यू याद है वो इतनी बनती है, सही है। तो ये तुम्हारे पास डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, सही हो गया। अच्छा जी, खैर तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि भाई मेरे पास जो है ना ये आर्क लेंथ मैंने तुम्हें बता दी, सही है। मैंने तुम्हें एंगल बता दिया, मैंने तुम्हें और डिस्टेंस बता दिया, सही है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एंगल हम जिसको कह रहे हैं, सही है। अब हम फिजिक्स क्योंकि पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स की जो मैंने बताई थी, तो फिजिक्स हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास है। हम इसको हमेशा कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो इसको जो एंगल हम कह रहे हैं ना, हम इसको यहाँ पे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही हो गया। ये तुम्हें पता होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड जो है वो तुम्हें थीटा को रेफर कर रहा होगा, और थीटा तुम्हें तुम्हारे पास पाई के अंदर होना चाहिए, राइट। अच्छा, अच्छा एक और चीज तुम्हारे जहन में ये होनी चाहिए, ये मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। ये जो 1 रेडियन है ना, समटाइम इसको ना डेफिनेशन के अंदर वो पूछ लेते हैं कि डिफाइन 1 रेडियन, इन पर्टिकुलर डिफाइन 1 रेडियन, सही है। सो इसकी डेफिनेशन भी तुम्हें आनी चाहिए, वो भी मैंने बतानी, सही है, बल्कि बता ही देता हूँ अभी। डिफाइन 1 रेडियन, सही है। तो हम कहते हैं कि it is the angle subtended tended from the center of the circle ये डिफाइन करने के लिए आती है। is when arc length arc length is equal to the radius radius of the circle, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है एक अदर डेफिनेशन, सही है। तो और ये उसके अंदर आती है, 1 नंबर में आती है, सही है। तो खैर, अच्छा जी। तो अब वापसी आते हैं यहाँ पे कि हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, हमने लगाया एक फॉर्मूला, सही है। और हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है एंगल जो है वो हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसको कह रहे हैं, रेडियस रेडियस की फॉर्म में हम कहते हैं। और जो एफ है ये हम ये लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हम इसी इसी फॉर्म में कहते हैं। लेंथ के बजाय हम इसको आर लेंथ के बजाय हम इसको डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं, सही है। इसको आपको यूजुअली सुनने को मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, सही है। अच्छा, अच्छा तुम्हें ये बात पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जो तुम फॉर्मूला जो तुम लिखते थे, अच्छा हम यहाँ से बात करें इस इन 2 पॉइंट की, ए से बी तक की बात करें, सही है, विद द सेंटर ओ, सही है, सेंटर ओ, सही। सो अगर तुम डिस्टेंस की बात करो, तो तुमने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि मैं एस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपॉन टाइम, सही, टी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, सही हो गया। अब यहाँ पे v क्या है, कोई भी स्पीड होने वाली है, सही है। जैसे पार्टिकल पॉइंट ए पे, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, तो उसकी स्पीड जो है वो इस तरह से होगी, सही है। पॉइंट बी पे होगा तो उसकी स्पीड इस तरह से होगी, सही है। तो अब इसकी जो भी स्पीड होगी, तो वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम, सही है। और ये जो एस है ये बेसिकली आर्क लेंथ है, सही है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, सही है।
अच्छा, अगर हमारे पास एक तो ये चीज है, अगर हम एंगुलर, ये एक हमारे पास नॉर्मल डिस्टेंस है, एक हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सही। और अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टाइम से, तो हमारे पास एक और क्वांटिटी बन जाएगी, एक नई क्वांटिटी, सही है। और वो हमारे पास होगी एंगुलर वेलोसिटी, सही है। इसको हम कहते हैं ओमेगा। मैं इसको जरा एक्सप्लेन भी करता हूँ, सही है, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओवर टाइम, सही। अच्छा, ये जो लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, इट्स नॉट एक्चुअली द डब्ल्यू। ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा डब्ल्यू सा अजीब सा होता है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, सही है क्या। और ये नॉर्मली फिजिक्स के अंदर जहाँ पे आ रहा होगा ना, तो इसको जनरली जो इसका नाम होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ लो, एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम यूजुअली उन मोशन के अंदर कहते हैं कि जहां पे ऑसिलेशन हो रही होती है, सही है। और ये जो हमारा मोशन है, अगर आप इस सर्कुलर मोशन को देखो, तो ये एक पूरा पीरियोडिक मोशन है, ऑल्दो इट सीम्स लाइक ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन है कि एक पीरियड बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सही। तो यहाँ पे जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, सही है, वो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि जब तुम आगे जाओगे, आगे लेवल पे जाओगे, ये तुम डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, तो कुछ बुक में इसको, इस पैरामीटर को, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा हुआ होगा, कुछ में एंगुलर वेलोसिटी कहा हुआ होगा, राइट, सही है। सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब सर्कुलर मोशन के चैप्टर पढ़ो, कुछ में उन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा हुआ होगा, कुछ में एंगुलर वेलोसिटी कहा हुआ होगा। ऑल्दो अगर ए लेवल्स की, पर्टिकुलरली ए लेवल्स की बुक पढ़ लो, तो उसके अंदर उन्होंने सब जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ही कहा हुआ है। मैं ए लेवल्स के अलावा की बुक, अगर यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ो या कहीं और जनरल बुक पढ़ो, तो उसके अंदर तुम दोनों चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन कंफ्यूज जो है ना, फॉर्मूला दोनों का सेम है, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सही है। तुम्हें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बता क्या रहा है, तुम इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे, सही हो गया। अच्छा, अब जो है इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, सही है, एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। सही है क्या? बिल्कुल दूसरी जगह फॉर्मूला है, जिस तरह से जो है आप स्पीड वगैरह का फॉर्मूला लिखते हो, सही है। अच्छा, इसको इसको प्लीज यहाँ पे जो है ना, अभी के लिए चूंकि तुम ए लेवल में हो, सही है, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी से याद रखना, सही हो गया। एंगुलर वेलोसिटी से याद रखना, फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत कर देना, फ्रीक्वेंसी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, वेलोसिटी ऊपर ले आ रहा हूँ, सही। अच्छा जनाब, तो आई होप तो, अच्छा इसको तुम इसके इसको जो है ना, डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल स्वाइप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इन अ यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारे पास वो डेफिनेशन भी इसी की बच जाएगी, राइट। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी लिखो, सही है। सो ये तुम्हारे पास हो गई, सही, नई क्वांटिटी है। यूनिट अगर तुम बात करो इसकी यूनिट की, सही है, तो इसका यूनिट है ऊपर जो है वो थीटा है। और थीटा तुम्हें मैंने बताया कि रेडियन के अंदर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो रेडियन के अंदर बात कर रहे हैं, सही है। तो थीटा का वो आ जाएगा यूनिट रेडियन, सही है। और टाइम है पर सेकंड, सही है। तो एंगुलर जो ओमेगा होगा, या एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो तुम्हारे पास क्या होगी, रेडियंस पर सेकंड, राइट। अच्छा, अब जो है, अच्छा जी, सो मैं ये बता रहा था कि आपके पास यूनिट तो आ गया, सही है। अच्छा, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो इसकी ये डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है इसको, सही, वेक्टर क्वांटिटी, सही है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो, ये तो क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जिस तरह से तुम्हें याद होगा अगर तुमने मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, सही है। सो ये तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ऑल दो इसकी डायरेक्शन अभी तक मैंने सिलेबस में शायद एक आधी क्वेश्चन में देखी हो, वरना नहीं पूछता, सही हो गया। अच्छा जनाब,
सो हमने यहाँ तक जो है ना अभी तक कुछ दो तीन क्वांटिटीज पढ़ी हैं। एक हमने आर्क लेंथ पढ़ी, एक हमने रेडियन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम मेगा कह रहे हैं वो देखा, और स्पीड और डिस्टेंस वो हमारे पास एक सेम ही चीज है। सही है। अच्छा, अब जो है अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने तीन फॉर्मूले पढ़े, सही है, देखते हो तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है, तुमने तीन फॉर्मूले पढ़े। एक तो तुमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि स्पीड, ये जो स्पीड है ना v जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ये बेसिकली हम इसको टेंजेंशियल स्पीड भी कहते हैं। सही है, क्यों वो थोड़ा आगे जाके पता चल जाएगा तुम्हें। ये तुम इसको लिनियर स्पीड भी कह सकते हो, लिनियर, सही है। टेंजेंशियल या फिर लिनियर स्पीड। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे ना मैं तुम्हें थोड़ी मैथ समझा रहा हूँ, सही है? अभी इसका जो सर्कुलर मोशन का जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना वो भी आएगा, सही है। अभी थोड़ा सा मैथ समझिए, पहले थोड़ी सी मैथ्स में फ्री होते हैं, फिर उसके बाद इसमें फिजिक्स में आते हैं, सही है। ये ए लेवल्स के अंदर तुम मैथ्स पढ़ लो तो अब वो एनालिटिकल मैथ्स होगी, सही है। मतलब उसके अंदर फिजिक्स भी बहुत ज्यादा, फिजिक्स के अंदर मैथ्स भी बहुत ज्यादा आ रही होगी, सही है। तो तुम्हें अगर मैथ्स भी मतलब अगर तुम कह लो कि तो यानी तुम्हारी अगर मैथ्स थोड़ी वीक है ना, तो तुम्हें मैथ्स में भी थोड़ा सा वर्कआउट इसमें करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर अच्छी खासी चीजें हैं जो कि मैथ्स के अंदर आती है नहीं। एएस लेवल तक की हल्की फुल्की मैथ्स जो है ना वो तुम्हें यहाँ पे तंग करने के लिए दे सकते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स में भी तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं, सही है, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। लेकिन इंशाल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें आ जाएगी। अच्छा जी, तो अच्छा यहाँ पे हमने बात की, और ये जो डिस्प्ले एस है ये तुम्हारे पास है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, सही है। और टी जो है वो टाइम पीरियड है, सही है। अच्छा, अब जो है तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा, सही। दूसरा फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा कि एस विच इज द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर एंड थीटा, सही है। और तीसरा फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा ओवर टी, सही है। तुमने ये तीन फॉर्मूले पढ़े, सही है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि जरा थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करो, सही है, और मुझे इन तीनों फॉर्मूले से एक रिलेशन बना के दो जो कि किन दो चीजों को रिलेट करे। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सही है, और बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, सही है। तो जरा मुझे एक मिनट लो, जल्दी से जरा इसको ड्राइव करके देखो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से कोई। तो तुम लोग ने जो रिलेट किया, तुम लोग ने स्ट्रेट अवे जो है ना वो चीज़ों को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। तुमने पहला वाला फॉर्मूला पकड़ा और इसके अंदर जो है ना एस की जगह पे तुमने रख दिया आर थीटा, सही है। और इसी के अंदर जो टाइम आ रहा था तुमने उस टाइम की जगह पे रख दिया थीटा ओवर ओमेगा, राइट। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो तुम्हारे पास बच गया v इज इक्वल टू आर थीटा, आर ओमेगा, सॉरी, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो एक बहुत यूजफुल आप कह लो कि डेरिवेशन है, लेकिन लेकिन याद रखना, बल्कि सही है। हमारे पास एक बहुत ज्यादा यूजफुल डेरिवेशन है जो कि हमें आगे भी काम आएगी दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी, सही है। मे बी चीजें चेंज हो बट उस वो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वेलोसिटी को आपको रेफर कर रहा है, राइट। आर इज द रेडियस, सही। आगे जाओगे तो कहीं पे कुछ ना वेव इस तरह से बन रही होंगी, कहीं पे लाइक वेव इस तरह से बन रही होंगी, तो वहां पे ये एम्पलीट्यूड बन रहा होगा, सही है। तो वहां पे जो है ना आर रिप्लेस हो जाएगा किसी एम्पलीट्यूड के साइन के साथ, राइट। तो वो बन जाएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा के बजाय v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट या एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा, सही है। तो वो वहां पे उस चीज से चेंज हो जाएगा, ओरिजिन यही है, सही है। खैर तुमने ये चीज रिलेट कर ली आर और ओमेगा की बात, सही। अच्छा, हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला जो देख लिया जो कि हमने कहा कि भाई इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसी सर्किल को मतलब इसी सर्किल को पूरा कंप्लीट करें, सही है, और हम बात करें कि भाई हमारे पास अभी देखो सिर्फ मैथ्स चल रही है, अभी फिजिक्स पे आए, अभी फिजिक्स पे नहीं आए हम, सही है। फिजिक्स पे आना है जल्दी। अगर तुम मान लो कि तुम्हारे पास ये एक सर्किल है, सही है, तुम्हारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट ने ये पूरा सर्किट कंप्लीट किया,
सही है। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे ख्याल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो बता सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट ए पे वापसी आ गया, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तुम्हें भी पता है, सही है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आप कह रहे हो, परफेक्ट, सही है। तो अगर तुम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल देखो, सो अगर हम स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो हमने कहा कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सही है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और जो जो भी उसको टाइम लगा होगा वो टाइम, सही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम तुम्हें एवरेज स्पीड दे देगा, सही। अगर तुम अगर तुम इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हमें बताता था 2 पाई आर से, राइट, ओवर टी, सही हो गया। और जो तुम्हारे पास वी है वो तुम्हारे पास वी रहेगा, सही है। और अभी तुम ऊपर देख के आ रहे हो कि वी यानी स्पीड, जो लिनियर स्पीड थी वो तुम्हारे पास जो है डायरेक्टली रिलेटेड थी आर और ओमेगा से, मतलब वो इक्वल टू आर ओमेगा थी, सही। तो तुमने यहाँ से कहा कि आर ओमेगा, आई एम रिप्लेसिंग वी विद आर ओमेगा, सही है। सो आर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर टी, राइट। सो तुम्हारे पास ये एक रिलेशन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2 पाई ओवर टी। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, हमने बात की कि पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, सही है। तो पूरा सर्किल कंप्लीट करने का मतलब है कि एक पूरी ऑसिलेशन हो रही है, और एक पूरी ऑसिलेशन के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल टी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल टी जो है वो टाइम इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है वो एक बहुत जो है ना वो यूजफुल फॉर्मूला आगे, जो कि 3-4 चैप्टर में आगे यूज होने वाले हैं, सही है। और ओमेगा का जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो तुमने यूजुअली इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा, सही है। और ये तुम्हारे पास है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, सही है। तो भी पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो इनवर्स रिलेशन होता था उनका, सही है। तो अगर तुम ओमेगा की जगह पे 2 पाई और 1/f रख दोगे, तो वो रेसिप्रोकल होके 2 पाई f भी बन जाएगा, सही। और ये अब तुम्हें शायद रिलेट हो रहा हो, मैंने तुम्हें ऊपर एक बात कही थी कि इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, सही है, क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूले में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आता है, सही है। इस वजह से हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो इस वजह से हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, सही हो गया। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अभी चूंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, सही है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है ना, उसके बजाय वो तुम्हें क्या बोलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। उसका बस प्लीज तुम्हें ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी तुमसे निकलवा रहे हैं, सही है। तो फ्रीक्वेंसी के वर्ड को जो है ना वो कैसे भी यूज करेगा? रेवोल्यूशन, सही है। सो रेवोल्यूशन से प्लीज घबराना नहीं है, रेवोल्यूशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी, सही है। वन रेवोल्यूशन का मतलब है वन ऑसिलेशन, सही है। अब वन ऑसिलेशन कितने सेकंड में हुई है, अगर तुम उसको वर्कआउट कर लोगे तो हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, रेवोल्यूशन बन जाएगा, सही। तो ये हमारे पास जो है कुछ हमने इसकी जो है वो कहानी हमने देख ली, सही है, सर्कुलर मोशन की। अच्छा, अच्छा, सर्कुलर मोशन ये मैथमेटिक्स थी, सही है। अब आगे चलने, अब सर्कुलर मोशन की फिजिक्स मुझे स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी एग्जांपल से रिलेट करते हुए स्टार्ट करूंगा, सही। पहले जो हमने जो चीजें पढ़ी हैं मैं उसको बस एक थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, एक ही सर्कल बना के उसमें सब कुछ रिलेट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें देखी। अच्छा, इसकी ना बल्कि एक अदर वेक्टर डायग्राम भी आती है, और चल वो वेक्टर डायग्राम अभी आगे आ जाएगी, सही। तो खैर, ये अगर हम एक सर्किल देखें, सही है, विद सम सेंटर हेयर, सही हो गया। और हमारे पास एक ये पॉइंट था, और हमने एक ये पॉइंट लिया था, सही है। और हमने कहा कि भाई हमारे पास ये रेडियस है, सही है, तो यार सही लाइन ही नहीं बन रही लंबा, सही है। सो ये हमारे पास था रेडियस आर, सही है। ये हमारे पास था रेडियस आर, सही है। हमने ये पॉइंट लिया था, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ये हमने कहा कि भाई ओके, दिस इज
एंगल सही है, जिसको हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सही है। और ये हमारे पास, या इसको तुम कह रहे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कहा, सही हो गया। और अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो ये वाला जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, सही है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने उसको कहा आर्क लेंथ, लेकिन हमने बस डिस्टेंस कवर्ड हमने कहा, सही है। और ए पे जो वेलोसिटी आपके पास होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, सही है। हमने कहा कि भाई ये लिनियर वेलोसिटी है बी, सही है। बी पे जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, सही है। हमने इनको कहा कि भाई ये लिनियर वेलोसिटी, सही है। इसको हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंट पे बन रही है, सही। लिनियर वेलोसिटी, टेंजेंट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सही है। और अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि भाई हमारे पास जो ये मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो यार सही है। अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओमेगा था, सही है। अगर आप कह रहे हो कि भाई सर्कुलर मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सही, यूं सर्किल मूव कर रहा है। अच्छा जी, सही है। सो ये हमारे पास जो है, अच्छा, और हमने पूरा जो सर्कमफेरेंस हमने देखा वो हमने 2 पाई आर के हिसाब से देखा, सही। हमने कहा कि भाई सर्कमफेरेंस हमने कहा, पेरेंट्स हमने कहा कि दैट इज 2 पाई आर, राइट। हमने ये कुछ चीजें देखी, राइट। अच्छा, अगर टाइम आपने टाइम कहा कि भाई ये हमारे पास कैपिटल जी, जो कि हमें क्या बताया था, टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, सही। टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, सही हो गया। अच्छा जी, और इसके अंदर कोई चीज रह तो नहीं रही, सही सही। अभी तक हमने फिलहाल ये सब चीजें पढ़ी थी, जो कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज कर दी, सही। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक आपकी जो जितनी भी चीजें थी ना, वो यहाँ तक आपकी सारी थी मैथ समझ लो, सही। अब जरा आ जाओ सर्कुलर मोशन की, अब फिजिक्स के हिसाब से बात करें, सही। सो सर्कुलर मोशन के अंदर हम जो चीज पढ़ने लगे हैं, सर्कुलर मोशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन, एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है। एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है। और दूसरे को हम कह रहे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है। दूसरे को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो है ना, वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम नहीं पढ़ते, सही है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो तुम जब यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो तुम उसको स्टडी करोगे, सही। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो तुम्हारे पास A2 में हमने पढ़ना है, और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो तुमने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है, सही। अच्छा जी, अच्छा, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं नॉन यूनिफॉर्म की थोड़ी बहुत तो मैं बात करूंगा, बात करके बताऊंगा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होने वाला है, सही। अच्छा जी, अब अब यहाँ से जो है ना, मुझे जरा तुम लोग की थोड़ी सी वो चाहिए होगी, तुम लोग का जरा फीडबैक चाहिए होगा, सही। मैंने कुछ चीजें पूछी है, तुम लोगों ने उसके आंसर करने हैं, सही है। तो अच्छा, सर्कुलर मोशन बेसिकली पहले तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से रिलेट करना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल जो है ना वो तुम इससे रिलेट कर पाओगे बिल्कुल आराम से, सही है। तो तुमने जो है, रो अगर चले जाओ तो मसला नहीं है, हमने मेरी तरफ 9:30 पे है, तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ। या क्या करें, एक बात बताओ, नमाज का ब्रेक ले लें या बस करें, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? जरा सारे सारे अवाम जरा बताओ कुछ।
का जो आपका नमाज के बाद आने का क्या दरवाजे थे ये फिर बस कर लीजिए है? जो आपका। ये अच्छा, चलो एक काम करते हैं, तुम नमाज पढ़ के आओ, मेरी तरफ 9:30 पे नमाज है, तो मैं उसी हिसाब से बस 10-15 मिनट जो है मुझे और कंटिन्यू करना है। सही है, नहीं तो सही है सर, आप कर लें, कल कंटिन्यू कर लें, कोई मसला नहीं, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा, खैर। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर हम कुछ चीज़ों को रिलेट करें, अपने जो है ना उससे सर्कुलर मोशन से अगर हम कुछ चीज़ों को रिलेट करें जैसे कि एक एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है तुम्हारे पास कि भाई तुम गाड़ी यू टर्न ले रहे हैं, गाड़ी को मतलब यहाँ से जो है तुम लोग को मुझे फीडबैक चाहिए होंगे, जरा प्लीज वो करना, बात देना प्लीज। तुम लोग में से गाड़ी कोई चलाता है? यस। किसी को कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने वाला? जी सर। है। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हो, अगर कभी रोड पे पानी पड़ा हो या रोड पे पानी नहीं पड़ा हो, सही है, और आपको टर्न करना हो, सही है, सो दोनों केसेस के अंदर टर्न करने में ज्यादा आसानी कौन से पे होगी? इसमें पानी नहीं है पानी नहीं हो, पानी जहाँ पे पड़ा होगा वहां पे क्या मसला होगा? तो बचा बचा के खराब ना होगा गाड़ी जली हुई है तो। हाँ बे नहीं, फिर इसके हिसाब से बताते हैं। पाकिस्तान वाली टेंशन नहीं देनी है। सो मतलब ऑब्वियसली पानी जहाँ नहीं होगा वहां आसानी होगी कि वहां साइडे साइडों से नहीं निकालनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से बोल रहा था। नहीं, अबे पानी अगर पड़ा होगा और आप गाड़ी निकालोगे, टर्न करोगे बेसिकली, तो तेज टर्न करोगे तो गाड़ी स्किड होगी, बाहर जाएगी, सही है, गाड़ी के पाँव व्हील जो है वो रोड पे जमेंगे नहीं, सही है, एक ही मसला होगा आपके पास, सही है, अगर आपके पास अगर आपके पास रोड पे पानी पड़ा होगा तो, सही है। अच्छा, इसी तरीके से चलो और आसान सी एग्जांपल, अगर तुम अपने हाथ से मतलब अगर तुम जो है वो रस्सी बांधो, धागे बांधो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको गोल गोल घुमाने लगो, सही है? तो तुमने मतलब अगर जो है, चलो तुम उससे से तुम उसको अज्यूम कर सकते हो, सही है, कि अगर तुम्हारे पास तुमने धागा बांधा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर और तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो, सही है, तो अब वो तुम्हारे पास जो है ना एक बहुत सिंपल सी, एक बहुत आसान सी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल मिल जाती है, सही है। लेकिन तुमने कभी एक्सपीरियंस किया कि अगर तुम जिस चीज को घुमा रहे हो, अगर तुम उसको रिलीज करोगे, अगर तुम उसको छोड़ोगे, तो वो जो है बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, सही है, मतलब अगर तुम जो है वो यूं खड़े हो, सही है, और तुम किसी चीज को जो है ना वो तुमने यहाँ रस्सी से बांधा और तुम उसको इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, सही है, ये सर्कुलर पाथ इसका चल रहा है। तो अगर तुम इसको कहीं किसी भी पॉइंट पे इसको रिलीज करोगे, मान लो तुमने ना यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो तुमने इसको रिलीज कर दिया, सही है, तो अब ये जो रिलीज होगा ये बिल्कुल रिलीज होता है बिल्कुल सीधा जाएगा यूं, सही है, या सर या ये एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। एंगुलर नहीं नहीं, लीनियर वेलोसिटी की वजह से। ओके। नहीं, अगर अगर लेट से मैं जरा यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, इधर अगर तुमने रिलीज किया तो यहाँ से ये यूं जाएगा, सही है। अच्छा, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो सिर्फ तब तक एक्ट करेगी जब तक तुमने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है, सही है, जैसे ही अब आप रिलीज करोगे अब एंगुलर वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, राइट, क्योंकि अब जैसे ही तुमने रिलीज कर दिया तो अब सेंटर से कोई एंगल नहीं स्वाइप हो रहा, समझ रहे हो, तो जब स्वाइप ही नहीं हो रहा तो एंगुलर जी सर, वेलोसिटी वो का जो मतलब कॉन्सेप्ट वो जो वैसे। टेंजेंट बन जाता है सर्कल पे, आप वो बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बेसिकली टेंजेंट बनाते हुए जाएगा, राइट। जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कभी कभार तुमने मतलब तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज, अगर तुम्हारे पास कोई धागा पड़ा है तुम उसको घुमाना शुरू करो, अगर वर्टिकल मोशन में घुमाओ, कभी कभार तुम इस तरह से घुमा रहे हो कोई चीज, सही है, तो तुमने देखा होगा कि कभी तो वो सर्कुलर मोशन पूरा हो जाता है, सही है, मतलब वो जब यहाँ से मूव करता है तो यहाँ से आराम से मूव करके नीचे आ जाता है, लेकिन कभी कभार वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे गिर जाता है, कंप्लीट ही नहीं होता सर्कुलर मोशन, राइट। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, कभी तुमने ऑब्जर्व किया, मतलब सोचा कभी ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबडी? अगर अगर तुम मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, तुमने तुमने ये देखा होगा कि तुम जितना उसको हल्का घुमाओगे वो उतना उसके चांसेस होंगे कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो नीचे गिर जाएगा, और जितना तेज घुमाओगे उतने कम चांसेस होंगे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे और नीचे गिर जाएगा, राइट।
तो ये तुम्हारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, सही है। इसी तरीके से अब तुम चाय पीते होगे, सही है। अगर तुम चाय पीते हो या तुम टैंक बनाते हो, कुछ कुछ इस तरह से कोई है, या कोई तुम पानी के अंदर कोई भी चीज मिक्स कर रहे हो और उसको स्टेयर कर रहे हो, तो वो बेसिकली सर्कुलर मोशन बन रहा है, सही है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, सही है। इसी तरीके से तुमने बचपन में मे बी वो गोल वाले झूले होते थे, मैरी गो राउंड वाले, सही है, जिसके अंदर बीच में सेंटर में स्टेयरिंग लगा होता था, तुम घुमाते थे, साइड में बच्चे बैठे होते थे, सही है। तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चा बिल्कुल कोने में बैठा होता है, अगर तेज झूला चल रहा है तेज, तो जो बिल्कुल एंड वाला बच्चा है उसके चांसेस होते हैं कि वो बाहर गिर जाए, सही है। और जो बच्चा मतलब स्टीयरिंग को कंट्रोल करे, जो बच्चा बिल्कुल सेंटर के करीब है, उसके उसके लिए चांसेस कम होते हैं कि वो बाहर गिरे। सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास यहाँ पे भी है कि जब तुम स्टेयर कर रहे होते हो, तो स्टीयरिंग के अंदर भी अगर तुम तेज जो है ना चलानी शुरू करो, उस लिक्विड को तेज जो है ना वो स्टेयर करना शुरू करो, तो साइड से लिक्विड बाहर जाने लगता है, फ्रंट से या जिस पॉइंट पे तुम्हारा स्पून होता है वहां से नहीं जाता, सही है। तुमने ये सब चीजें एक्सपीरियंस ऑब्जर्व की होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल डेली लाइफ वाली एग्जाम्पल है, सही है। तो ये वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की जो कि मतलब आप जो है वो बिल्कुल आपने अपने देखी होंगी, सही है। तुम सेंटर ऑफ द सर्किल से सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्किल से जितना दूर तुम चले जाओगे उतने तुम्हारे ज्यादा चांसेस होंगे तुम जो है वो उड़ के फेंका जाओ कहीं पे, सही है। लेकिन जितना तुम सेंटर के करीब रहोगे उतना तुम्हारे कम चांसेस होंगे, राइट। अगर कोई चीज तुम्हें गोल घुमा रही है, सही है, तो सेफ्टी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है कि तुम उसके सेंटर में आ जाओ, तुम्हें इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर जो है ना वो अगर तुम जो है वो उसके बिल्कुल एजेस पे होगे, तो क्योंकि जो है वो तुम बहुत तेज घूम रहे होगे, तो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे चांसेस ज्यादा होंगे कि तुम बाहर निकल जाओ उससे, सही है। तो ये तो कुछ हमारे बिल्कुल जनरल बेसिक जो है ना वो हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जाम्पल थी, सही है। इसी तरीके से अगर अगर आप जो है वो आप कह लो कि अर्थ, सही है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करिए, घूम रही है, सही है। सो अब ये जो घूमना है ये पूरा सर्कुलर मोशन है, समझ रहे हो। इसी तरीके से चंदा मामा हमारे वो हमारी धरती माँ के क्रॉस चक्कर लगा रहे हैं, सही है, और वो चले जा रहे हैं, 27 दिन में उनका एक एक मंथ मुकम्मल हो जाता है, सही है। तो वो पूरा सर्कुलर मोशन है, समझो। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है। तुमने तुमने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एएस की केमिस्ट्री में तुमने एटलीस्ट पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते हैं। वरना बचपन में जो ओ लेवल वाले बच्चे होते थे वो यही समझते थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो डायग्राम होती थी उसकी वो हम जिस तरह से बना के दिखाते थे, तो ये तो उसके अंदर हमें ये लगता था कि वो स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअली स्टेशनरी नहीं होती, सर्कुलर मोशन में मतलब उससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमते हुए स्टैंडिंग वेव बनाते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो खैर वो तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट हो सकता है सर्कुलर मोशन का, राइट। सो हमने इसी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारा जहाज जहाज है, सही है। जहाज जो है वो जब अगर अगर तुमने जो है ना मतलब लाइक वो एयरप्लेन जा रहा है, अगर उसने कोई राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, सही है, जाहिर बात है वो डिग्रीज बताते हैं कितना डिग्री राइट, इतना डिग्री लेफ्ट, सही है। तो उसमें फिर ये होता है कि जो है ना वो जब वो जहाज राइट या लेफ्ट होता है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन की वजह से जो है वो मुड़ पाता है, तो ये कोई ना कोई फोर्स ऐसी होती है जो कि उसको पुल करती है, सही है, जिसकी वजह से वो मुड़ पाता है विदाउट एनी कांटेक्ट इन इन बिटवीन द लैंड एंड द टायर्स, राइट। तो वो इस तरह से होता है, समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही है। इसी तरीके से तुमने तुमने मे भी देखा हो कि तुम्हारे पास जो है वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे पास अगर तुमने रेसिंग देखी हो, F1 जो फॉर्मूला वन रेसिंग जो होती है, या तुम्हारे पास नॉर्मल जो गाड़ियों की बाइक रेसिंग होती है जो प्रॉपर जो हो रही होती है, सही है। तो तुमने उसके अंदर देखा होगा कि जहाँ पे टर्न होता है, वो टर्न तुम्हारे पास जरा सा बैंक होता है उसका ना, मतलब थोड़ा सा एंगल पे इंक्लाइन होता है। इवन कि तुम अगर हाईवेज पे जा रहे हो और हाईवे पे टर्न है, या कोई लंबे ब्रिज है और अगर वो ब्रिज टर्न हो रहे हैं, तो टर्न जहाँ पे हो रहे होते हैं, मतलब अगर राइट को ब्रिज टर्न हो रहा है, तो वो जो है राइट साइड की तरफ वो इंक्लाइंड होता है ब्रिज, राइट। तुमने मे बी ऑब्जर्व किया होगा, तुम रोड पे इस तरह से करो, या यू टर्न अक्सर होते हैं वो इंक्लाइन होते हैं, मतलब अगर तुम गाड़ी यू मोड़ रहे हो इस तरह से, तो ये सब वो जो है ना यू टर्न जो है वो आपको थोड़ा सा इंक्लाइन मिलेगा, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन मिलेगा, इस तरह से आपको गाड़ी मोड़ने में हेल्प करेगा, सही। सो ये सारी चीजें बेसिकली तुम्हारे पास है
ये सारी फिजिक्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। तो हमने सर्कुलर मोशन के अंदर अब ये देखना है कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इनकी क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि कल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा जो है ना रिकॉल हो जाए कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। एक छोटा सा एग्जांपल है, जरा उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो, उसकी जरा काम आने वाला है। उस एग्जाम्पल मेरे पास है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सही। तो ये आपके पास जरा क्वेश्चन है। अच्छा आ जाओ जरा। क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया होगा कि द व्हील ऑफ द कार हैज अ रेडियस ऑफ दिस मच 0.29, सही है, इज रोटेटेड एट 830 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तुमने गाड़ी के अंदर एक आरपीएम मीटर देखा होगा। आरपीएम मीटर जो होता है वो यही होता है बेसिकली, मतलब वो तो खैर पिस्टन जो होता है, जो इंजन के जो पिस्टन होते हैं वो कितने सेकंड के अंदर, वो कितनी दफा ऊपर नीचे जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर, बेसिकली वो तुम्हें बता रहा होता है आरपीएम, सही है। रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर पिस्टन कितना ऊपर नीचे जा रहा है। वो जो राइट साइड पे 1 से लेकर 8 9 तक की जो काउंटिंग लिखी हुई होती है, सही है। और तुम जितना पेडल, तुम जितना गैस वो करते हो, पेडल देते हो, उतना ज्यादा तुम्हारी गाड़ी की जो साउंड है वो भारी होने लगता है, राइट, क्योंकि उतना तेजी से वो इंजन वर्क कर रहा होता है, उतनी तेजी से जो है वो गाड़ी फ्यूल वो कंबस्ट कर रही होती है, और उतनी तेजी से जो है वो आवाज साउंड जनरेट होता है, राइट। खैर, तो तुमसे उसने कहा भाई कि तुम्हें जो है उसने 830 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी होने वाली थी, लेकिन इसने फ्रीक्वेंसी को पर मिनट के अंदर दिया हुआ है, तो आपको उसको पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। On a tire balancing machine, determine the speed in meter per second at which the outer edge of the wheel is moving, right? तो इसका मतलब है कि अगर आप एक व्हील अज्यूम कर लो, सही है, एक व्हील अज्यूम कर लो, सही है, तो उस व्हील की कोई ना कोई स्पीड है, राइट। और देखो तुम अगर यूनिट यूनिट देखो कि इसका यूनिट तुम्हारे पास है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि टेंजेंशियल स्पीड होने वाली है, राइट। अच्छा, सो टेंजेंशियल स्पीड है हमारे पास। तो टेंजेंशियल स्पीड के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई r/t, राइट। या 2 पाई r के साथ तुम f लगा सकते हो, सही। तो फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, सही है। 830 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर लो, ताकि आपके पास जो है, अगर तो टाइम निकालना चाह रहे हो या फिर अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हो, तो सिर्फ आपके पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जी 830। जी जी जी, सही। तो आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हो, तो टाइम के लिए अगर आपने काम करना है, तो टाइम आपको पता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, सही है। और 1/830। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, रेवोल्यूशंस पर मिनट के अंदर आएगा, राइट। और फिर आप इसको रेवोल्यूशंस पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो, तो बताओ क्या बनता है। यस, 0.07। सही हो गया। तो आपने अच्छा, यहाँ पे जो है आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, ताकि ये रेवोल्यूशन, क्योंकि पर मिनट है, तो इसका मतलब है कि दिस थिंग डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले आएगा, राइट। तो इस वजह से मैंने ऊपर लिखा, राइट। तो आपने जो आपका जो टाइम आ रहा होगा वो 0.072 आ रहा है, सही है। इस टाइम को यहाँ पे यूज कर लो। v इज इक्वल टू 2 पाई r, r आपके पास है 0.29, सही। और आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो 0.072 आ जाएगा, राइट। तो कितना आंसर बनेगा इसमें।
25.3। परफेक्ट। तो आपके पास जो आउटर, जो आपका टायर का जो एज होगा वो 25.3 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, राइट। है तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना हमने एक छोटी सी एग्जांपल कर ली थी। अब जरा सा जो है ना आगे चलते हैं, सही है? अच्छा, तो हमने जो क्लास छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी सर्कुलर मोशन के ऊपर जो है ना, वो हम थोड़ी सी हमने थोड़ी सी एग्जांपल की बात की थी, सही है। और हम थोड़ी सी जो है ना उसको फिजिक्स से रिलेट करना चाह रहे थे। तो अब जो है सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो कुछ इसकी फिजिक्स को जरा समझते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है हम कहते हैं कि भाई मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, सही हो गया। सो हम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा है, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट स्पीड है, तो तुम्हारे ख्याल में एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? तुम लोग क्या बोलते हो? यस, एनीबॉडी? हम्म। तो दोबारा पूछिएगा, क्या पूछा था? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सर्कुलर मोशन है, सही है, और जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, सही है, और उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और फिर जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट बी पे आया, लेट्स से पॉइंट बी है, जब वो पॉइंट बी पे आया तो भी उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, सही है। तो तुम्हारे ख्याल में उसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए? एक्सेलरेशन आप कह रहे हो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए? ओके, और कोई है सर बात? हम्म। सर एक्सेलरेशन जो है वो टाइट परपेंडिकुलर होगी स्पीड के डायरेक्शन से, और क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि रिजल्टेंट फोर्स लग रही है डायरेक्शन की वजह से। ओके, इब्राहिम आप क्या कहते हो? आपको कोई आइडिया है या पता नहीं? हेलो सर, नहीं, क्या पूछा था आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहते हो इसमें, कि एक्सेलरेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर होती है। होती है, और क्या वजह? सर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ओके, इसलिए। सही हो गया, परफेक्ट। तो आप लोग कह रहे हो कि भाई वेलोसिटी इज चेंजिंग, सही है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सही है। सो उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है? दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, दैट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन, सही हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, वो अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, तब उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड था लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस वजह से ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से बाहर निकल जाता है, राइट। और यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्सेस की हम बात करने वाले हैं, लेकिन फोर्सेस से पहले हमने कहा कि भाई हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो तुम लोग बता सकते हो कि चेंज इन डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन का चेंज है वो किधर को पॉइंट कर रहा होगा? कोई है, किसी का आइडिया है? या और आसान कर देता हूँ कि सर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द, सर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि कैसे टेंजेंट टू द सर्कल, और वो 90 डिग्रीज। कैसे कैसे मुझे भी समझाओ, क्या रीजन सर होगा? आप पूछ रहे हैं, बताइए दोबारा। मैं ये पूछ रहा हूँ
कि आपने हमने कहा कि भाई हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है सिस्टम के अंदर, राइट, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो उस चेंज का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, राइट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है और क्या वजह होगी उसके उस तरफ होने की। मतलब वो सर्कल के इर्द गिर्द ही डायरेक्शन चेंज होएगी, तो एंगुलर हम चेंज कह सकते हैं। है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐवी रैंडमली चेंज होता रहेगा? व्हाट डू यू से? डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट की तरफ, या बस ऐसे ही कहीं पे भी चल रहा होगा वो? मेरे ख्याल से टेंजेंट के तौर पे डायरेक्शन उसकी होएगी ना, तो उसके हिसाब से चेंज होएगी। यानी वो भी टेंजेंट ही बना रहा होगा? जी। है। अच्छा। और ये बात आपके क्या, तो आपके जहन में कोई कोई खुराफात आ रहा है? सर वो सेंटर की तरफ होनी चाहिए, लाइक टुवर्ड्स द और सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या वजह? तुक्का लगा रहे हो बैठे थे? क्योंकि आपका रिजल्टेंट फोर्स उधर है, तो कोई कैसे मतलब पता आप, रिजल्टेंट फोर्स उधर है? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन उधर है, क्या मतलब। अबे सेंट्रीपिटल फोर्स तो बीच में आएगी, लेकिन रिजल्टेंट तो नहीं हो सकती, वो है। चेंज कर सकती है। अच्छा, चलो 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 देखते हैं। एक्चुअली तुम लोग ये सब चीजों को ना एक दूसरे के अंदर मिक्सअप करो, लेकिन खैर, वेरी गुड। देखते हैं। सबसे पहले ना, हम देखो, हम इसको, अगर तो तुम इस तरह से रिलेट करोगे ना कि भाई फोर्स के सेंटर की तरफ है, तो वो तुमने बचपन से रट्टा लगाया हुआ है कि भाई फोर्स, जब भी सर्कुलर मोशन आना है फोर्स हमेशा सेंटर में हो रही है, राइट। तो वो तुम्हें रट्टा लगा हुआ है, तो तुम्हें याद है कि भाई फोर्स सेंटर में होनी है, राइट। लेकिन फोर्स के सेंटर में होने की वजह क्या है? कोई वजह होनी चाहिए फोर्स में। फोर्स बनती है एक्सेलरेशन से, राइट, या मोमेंटम से, चेंज इन मोमेंटम से, सही है। सो एक्सेलरेशन या मोमेंटम की जिस तरफ को डायरेक्शन होगी, फोर्स भी उधर होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है सबसे पहले, राइट। और एक्सेलरेशन डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पे। सो हमें बेसिकली सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। सो जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहीं पे एक्सेलरेशन होगी और वहीं पे फोर्स भी होगी, राइट। तो अगर तुम फोर्स से रिलेट करोगे तो फिर तुम जो है ना फंस जाओगे आके, सही है। तो आ जाओ जरा निकालते हैं, समझ लो। सर बोलो। सर मतलब जैसे ए पॉइंट पे अगर अपवर्ड है और फिर बी पॉइंट उस साइड है, तो एक्सीलरेशन भी साइड होगी, राइट? मैं दिखाता हूँ, वेक्टर वेक्टर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी में निकाल लूँ, चेंज इन वेलोसिटी, सही। लेट्स से कि भाई ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, सही है। तो मैंने कहा कि भाई दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। तो फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा चेंज निकालने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल वी बी, वी ए वी बी माइनस वी ए, सही। सो अगर मैं अम, अपने वेक्टर को बी और वे ए को जो है ना हेड टू टेल रूल से अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। तो अगर मैं इसको उठा के पीछे प्लेस कर दूं, लाइक दिस, सही है। तो जो मेरे पास चेंज के जो डायरेक्शन आएगी, अब अच्छा मेरी डायग्राम बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन रही है क्योंकि मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब से इसको यूज कर रहा हूँ, सही। अदरवाइज ये पूरे प्रॉपर सेंटर में होनी चाहिए, सही। तो अब चूंकि अगर आप देखो, तो डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए बी से ए की तरफ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, सही है। सो आपके पास जो है, जो आपके पास चेंज का वेक्टर बनेगा, वो चेंज का वेक्टर इधर को बन रहा होगा, राइट। दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अप्रोक्सीमेटली, राइट। गेटिंग? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। सारे बच्चों प्लीज बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर। सही। तो हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते दोबारा हैं बताएंगे। कि ओके, चेंज इन वेलोसिटी प्लस डेल्टा ए इज एक्चुअली डेल्टा बी, इस तरह से भी कह सकते हो तुम, सही है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर होना है और जो ए का वेक्टर होना है, जब तुम उसको मिलाओगे तो वो बी के वेक्टर के बराबर होगा, राइट। तो खैर, मैंने ये बोला, अच्छा मैं एक और वेक्टर डायग्राम दे दूं, या ये जो है ना, अगर मैं तुम्हें कोई क्लियर पिक्चर शो कर सकूं विद सम बुक। ओके, ऐसे शुरू नहीं है लेकिन खैर चलो, एक और डायग्राम देख लेते हैं, सही। एक और वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से कि भाई मेरे पास अगेन ये सर्किल है, सही है। और मैं एरो कहीं और दे देता हूँ, सही है।
और मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक पॉइंट इधर है, सही है, और वो जो है स्केल सही होगा, और वो लेट से यू, सही है। और दूसरा पॉइंट जो है ये आ गया एक पॉइंट इधर को, सही है, और दूसरा पॉइंट लेट से इधर कहीं पे, उठा के पीछे जाते हैं, यहाँ कहीं पे, सही है। अब जो है ये दो पॉइंट है पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, सही है। अब जो मेरे पास वेलोसिटी है, ए इनिशियल ले लो, बी फाइनल ले लो, सही है। ए इनिशियल ले लो, तुम बी फाइनल ले लो। तो अब अगर तुम इसका वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो दिस इज ए, दिस इज बी, सही। तो जब तुम इसका वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो वेक्टर डायग्राम जब इसकी बनेगी तो अब क्योंकि दोनों एक ही एंगल पे है, राइट, या अगर एक एंगल पे ना भी हो तो भी जब तुम इनको इनकी हेड टू टेल रूल बनाओगे, सही। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि जब तुम इसका हेड टू टेल रूल बनाओगे मिला के तो तुम जो ये वाला वेक्टर है वो यहीं पे जो ये वाला वेक्टर है वो यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब दोनों वेक्टर की लेंथ भी सेम होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि कांस्टेंट स्पीड है, राइट। सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, तब जाके जो है ना तुम एग्जैक्टली प्रॉपर जो है ना वो अचीव कर पाओगे, राइट। अच्छा, और दूसरा वाला जो है अगर मैं उसको उठा के यहाँ पे रख दूँ तो ये वो थोड़ा सा इस एंगल पे है, तो ये इसी एंगल पे थोड़ा सा और बेंड है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ तो ये तकरीबन जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है मेरे पास इतनी, सही है। और को भी अगर हम चेक कर लें, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। ये एक्यूरेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर एक्यूरेट नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारे पास जो है ना सेंटर एग्जैक्टली सेंटर की तरफ वो आ नहीं सकेगा, सही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं आ रहा। अबे पूरी आ जा मेरे भाई, वो ही नहीं रखा है। तो अगर तुम इसका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन लो तो वो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे पास इधर को आ रही हो, राइट। ये तकरीबन इधर को आ रही है, सही। मेरा एक डिग्री आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली सेंटर को आ रही है, राइट। सही हो गया। सो आई होप तो तुम्हें समझ में आ रहा है, एम क्लियर हो रहा है। तो दिस इज बी ए, सही है, दिस इज बी बी एंड दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो हमने वेक्टर डायग्राम से ये तो प्रूव कर लिया कि भाई हमारे पास वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल है, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारे बच्चों? प्लीज बोलो हाँ ना बोलो कि समझ में आ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल आ रही है, राइट। अच्छा, अगर तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हमें ये बात पता है कि भाई अगर तो चेंज इन वेलोसिटी आई तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन जनरेट करती है, सही है। So हमने कहा कि भाई हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जनरेट एक्सेलरेशन, सही। तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई, सही हो गया। अच्छा जी, अब जो है इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो चेंज इन वेलोसिटी की होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होती है, सही। तो हमने कहा कि भाई तीसरा पॉइंट हमने कहा कि भाई तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, सही। अब हमने एक तो ये चीज समझ ली कि भाई इसको वेक्टोरियली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सही है।
तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से तुम ये बताओ, ये प्रूफ कर पाओगे कि फोर्स सेंटर में, तुम ये नहीं कहोगे फोर्स सेंटर में इस वजह से चेंज इन वेलोसिटी सेंटर में आ रही है, राइट? क्योंकि फोर्स चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, राइट? तो आप लोग जो प्रूफ कर रहे थे वो उसका उलट उलट प्रूफ कर रहे थे, राइट? सो ये चीज आई होप सो आपके लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी, सही है? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब हम अगर थोड़ा आगे चलें, सो हमने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, ये एक्सेलरेशन चूंकि सेंटर की तरफ है, तो इस वजह से हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे होंगे, सही है? सो ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, it is known as centripetal acceleration, right? सही हो गया, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक जिस पॉइंट था, सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, सही? सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, सही है। सेंट्रीपिटल का मतलब है कि सेंटर सीकिंग, राइट? अच्छा, यहां तक हो गई। अब दूसरी बात आती है कि भाई हमारे पास अगर तो चेंज इन एक्सेलरेशन आ रही है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, सही है, और तो हम एक्सेलरेशन का कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, राइट? सो अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, अगर हम यूज करने लगे, सही है, तो फॉर्मूला तो हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला आएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का तो यही है, राइट? लेकिन अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करें, v माइनस यू ओवर टी, तो हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है, हम इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे होते हैं, और हमारा ये मानना होता है कि इसमें डायरेक्शन एक ही है, सेम है, राइट? सो यहाँ पे चूंकि इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला एनी मोर इन दिस चैप्टर, राइट? सो ये वाला फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है वो डायरेक्शन के चेंज की वजह से हो रही है, राइट? और जहाँ डायरेक्शन चेंज आती है वहां पे साइन कॉस टेन आना चाहिए, राइट? ऑल्दो यहाँ पे नहीं आएगा, हम गायब कर देंगे, लेकिन यहाँ पे समहाउ ये इस तरह से होगा, राइट? सो ड्यू सो दिस contain only magnitude, सही है। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो यूजलेस, यूजलेस, सही हो गया। चलो, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो अगर अगर हम देखें, अगर हम ये देखें कि भाई हमारे पास ये सर्कुलर मोशन था, तो ये हमने कहा कि भाई हमारे पास अम, ये हमने सेंटर से हमने लाइन ली है, सही है। तो ये हमने कहा कि भाई ओके, सो दिस इज आर एंड दिस इज एस, सही? एस कह रहे हो, या चेंज इन डिस्टेंस कह रहे हो, सही? क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, राइट? चेंज इन एस कह रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, राइट? अच्छा, ये तो हमारे पास एक एक ट्राइंगल बन गया। अब अगर हम इसका एक और ट्राइंगल बनाएं, और वो ट्राइंगल हम इस तरह से बनाएं कि भाई हमारे पास वेलोसिटी की टर्म में अगर हम बनाने की कोशिश करें, सही है। सो वेलोसिटी तुम्हें पता है कि ए से, अगर मैं साइड में बनाऊं, वेलोसिटी ए से इधर को होगी, सही है, बी से वेलोसिटी इधर को होगी। मैं हेड टू टेल रूल बना के मिला के दिखा रहा हूँ, राइट? तो बी से वेलोसिटी इधर को होगी, राइट? और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर बनाए, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, सही? So this is the change in velocity, right? And this is just v1 and v2, right? And अच्छा, for now अगर आप देखो तो आपके पास v1 और v2
अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। सो अभी मैं डिफरेंशिएट दोनों को नहीं करूँ क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो दोनों के अंदर डायरेक्शन का फर्क है, राइट। अच्छा, अगर हम तुम लोग को बचपन में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंट वाला, बिल्कुल बचपन में तुम लोग छोटे थे, ओ लेवल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल होते हैं उनकी जो सेम साइड होते हैं, हम उनके जो है ना रेशो बराबर होते हैं, राइट। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं वो एक ही सर्किल के अंदर बन रहे हैं, सही है, तो इस वजह से दो ट्राइंगल हम कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और अगर हम उस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करें और हम ये कहें कि भाई ओके डेल्टा एस, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि भाई हमारे पास जो डेल्टा एस है ओवर आर, सही है। अब तुम्हें पता है कि दोनों आर एक ही है, रेडियस, राइट। सो इस वजह से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, और हम उसको बोलेंगे भाई ओके तो दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी ओवर ओवर जस्ट वी, राइट। कोई भी v, सही है, हमने इसको इक्वेट कर दिया उस कॉन्सेप्ट के थ्रू, सही है। अच्छा, हमें पता है, अच्छा मैं बेसिकली यहाँ से ना एक्सेलरेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, सही है। हमें ये पता है, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, राइट। सो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी तो है, सही है। और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है, अगर हम टाइम को समहाउ इक्वेशन में ले आए, सही है, चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास यहाँ से v इधर मैं लेके आ रहा हूँ, सही है, डेल्टा एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा v मेरे पास यहाँ पे रह रहा है, सही है। सो अगर मुझे एक्सेलरेशन बनाना है तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी ताकि वो एक्सेलरेशन बना पाए, राइट। सो मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो मैं डेल्टा टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा रहा हूँ, सही है। सो डेल्टा टी, क्योंकि मुझे पता है मैं एक्सेलरेशन के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि एक्सेलरेशन के लिए मुझे चेंज इन टाइम रिक्वायर्ड होता है, सही है। डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, सही, दोनों तरफ हो गई। मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ करवा दी ताकि नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों को कैंसिल करोगे, राइट। सो अब तुम्हें पता चल गया कि भाई जो ये वाली जो चीज है ये तो तुम्हारे पास बन गई एक्सेलरेशन स्ट्रेट अवे, राइट। अगर तुम देखो v ओवर आर तो ऐसे ही आ रहा है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी होती थी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा v स्क्वायर ओवर आर, राइट। बच्चों क्लियर हो गया, समझ रहे हो? कुछ आना बोलते रहो यार ताकि मुझे पता चले। हम्म। सही हो गया। सो ये हमारे पास एक छोटी सी इसकी डेरिवेशन आ गई, सही है। ऑल दो ये तुम रिक्वायर्ड नहीं होगी सिलेबस के अंदर, लेकिन चूंकि हम बहुत पहले स्टार्ट कर दिए हुए चीजें तो इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ी सी बता दी ताकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, सही है। बोथ साइड बाय डेल्टा टी, राइट। ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे किया, राइट। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन है, इसके ना बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं इसको प्रूव करने के लिए, राइट। ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीका होता है और इसके जो है ना डिफरेंशियल फॉर्म होती है, राइट। तो वो सब मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी हमने वो कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, सही, जो मैथ्स वाले हैं उनको आता है, जो बायो वाले बेचारे वो नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने एक ऐसा बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताया कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो दो मतलब तुम सारे समझ पाओगे, राइट। इसके अंदर ना एक छोटी सी अजम्पशन है, अजम्पशन ये है, चाहे तुम इस तरीके से करो कि चाहे किसी और तरीके से करो, इसमें अजम्पशन ये है कि बेसिकली आप अगर देखो तो आप भी कह सकते हो कि भाई एक चीज तो आप, एक शेप तो आप ट्रायंगल का यूज कर रहे हो, दूसरी शेप जो है वो आप सेक्टर का यूज कर रहे हो, राइट। कि वो पूरा सर्किल, वो पूरा ट्रायंगल नहीं है बल्कि वो उसका कर्व पाथ है, राइट। तो ऐसा क्यों है? ये दोनों तो इक्वल नहीं है, आपने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट लगा कैसे दिया, सिमिलर तो नहीं है दोनों, फिर कैसे लगा दिए, राइट। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन की हुई है, अजम्पशन ये की हुई है कि यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो एंगल इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि ये जो इसका कर्व पाथ है और ये जो इसकी स्ट्रेट लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली दोनों सिमिलर हो गई, राइट।
ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है, राइट। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी हम यही अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि भाई एंगल इज सो स्मॉल कि वो जो है साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, राइट। तो वो मैथ्स की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, राइट। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी या यहाँ पे हम ये अजम्पशन यूज करें कि भाई डेल्टा एंगल इज सो स्मॉल दैट डेल्टा एफ इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। यहाँ पे अजम्पशन मैं लिख भी देता हूँ कि assumption हम कह रहे हैं सही है, theta is so small that delta f is approximately equal to AB, right? Perpendicular distance of AB, right? ये हमारे पास assumption है, सही। क्लियर हो गया? आई होप से ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये इस 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 चीज को जो है ना, इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और इस ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें पता चल गई टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल है, और यही फॉर्मूला आपने हर उसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करना होगा, राइट। अच्छा, समटाइम हमने एक और फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सही है। तो अगर आप इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास एक और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी आर ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो आर और आर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, लाइक ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर, सही है। ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूला आ रहे हैं, राइट। तो ये दो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सही है। पहले इसकी कुछ थोड़ी बहुत एग्जाम्पल करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, तो एक इसमें क्या कॉन्सेप्ट और क्या कैलकुलेशन। अच्छा जी, तो ये बता दिए। अच्छा, मैंने कल एक बात भी वैसे बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो, सही है। वो बात भी इन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सही है, तो इस चीज को जरा देखना प्लीज। ये मेरे पास जो है ना एक इन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें दे रहा हूँ, सही है। ये इसको प्लीज थोड़ा सा करते रहना, ताकि इससे जो है ना, मतलब ये क्लास में ही हम करेंगे तो इससे जो है ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती रहेगी, ताकि जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आराम से जो है ना तुम्हें समझ में आ पाएंगे। जो नॉर्मल जो पास में क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी, राइट। सो अगर तुम इसको देखो, जो कहानी ऊपर इन्होंने लिखी हुई है कि एक मॉडल एरोप्लेन है, सही है, और उन्होंने जो है ना वो इसको सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहे हैं, सही है। और जब जो है वो इस पॉइंट पे पहुंचा है तो मेरे ख्याल से वो कट सडनली, ओके। तो वो एकदम से जो है ना उन्होंने मतलब जैसे कि ग्रीन करेंगे क्या करेंगे, दोबारा से कुछ बताएंगे। देखो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है ना यहाँ पे एक इतना एरोप्लेन है, लेट्स से कि एक मॉडल एरोप्लेन है यहाँ पे, सही है, जो कि मूव कर रहा है, सही है। और वो ये आपने उसको ना रोप से बांधा हुआ है, सही है, और मूव कर रहे हो, सही है। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा, मेरे ख्याल से पी पे पहुंचा, सही है। तो वो जो है आपने उसकी रोप काट दी, सही। आई होप तो इसी तरह से लिखा हुआ है, सही है। और ये तो रिलीज किया या रोप काट दी, दोनों सिनेरियो के अंदर कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, सही है। तो जब उन्होंने रोप काटी है पॉइंट पी पे, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि जब आप रोप काटोगे तो अलोंग द स्ट्रेट टेंजेंट लाइन बिटवीन पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, मतलब जब वो आप रोप काटोगे तो वो कहाँ को मूव करेगा, डज द ऑब्जेक्ट मूव, ए के अंदर पूछ रहे हैं अलोंग द स्ट्रेट टेंजेंट लाइन, यानी क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगा प्लेन जैसे ही आपने रोप काटी, या क्या जब आपने रोप काटी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये दो चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं, सही, ए और बी। हॉरिजॉन्टल सर्कल है या फिर वर्टिकल सर्कल है? फॉर नाउ हम इसको वैसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल ले लेते हैं, यानी ये सर्किल ले लो आप, सही है।
तो फिर मेरे ख्याल से O2A जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसकी एक ही तरफ है। वेलोसिटी उसकी मैं सर अगर वर्टिकल सर्कल होता तो उसका वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाना था, तो अभी तो ओके वो नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से वो O2A होएगा। सही है, तो आप कह रहे हो कि O2A जाएगा। सही है। और कोई अब्दुल्ला, इबाद, अहमद? कोई है सर बताने क्योंकि वाला? बोलो बोलो। वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन है और वो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में पॉइंट कर रही है, तो मेरे ख्याल से वो सर्कुलर तो नहीं हो सकता, तो ओके। इसलिए। सो आप कह रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई अगर हम लेट से पॉइंट ओ ले लें, ये ले लें पॉइंट ओ, लेट से पॉइंट ओ ये ले लें। सही है। तो आप कह रहे हो कि जैसे ही हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये यूं जाएगा, ऐसा? यस। इसी तरह कह रहे हो, ये कोई और कह रहे हो राम? सर ओ से, जैसे आपने ये कहा ना, अगर ये पॉइंट है तो मतलब ओ से थोड़ा सा कर्व जाएगा एक पॉइंट तक, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसा हो है। सकता है। अच्छा आप ऐसा सोच रहे हो, ओके। सो अच्छा, सो बेसिकली अच्छा मतलब किसी और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा। हाँ समझ गया, मैं आपकी बात भी समझ गया। और किसी और के जहन में, अब्दुल्ला, इबाद, तुम लोग के जहन में कोई सजेशन कि क्या बात होना चाहिए इसका, और कोई रीजन अगर तुम लोग के पास हो तो? यस, एनीबडी? सर O2A स्ट्रेट लाइन में जाएगा बिकॉज वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और क्या वजह, क्यों फॉलो करेगा? कोई कोई मतलब कोई ऐसा रीजन आपके जहन में है, आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा, ओके चलो देखते हैं। देखो, तुम लोग ये कह रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सही है, और वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि जब सर्कुलर मोशन के अंदर वो मूव कर रहा होगा ना, तो उसकी कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन, हमने कहा एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल लग रही है, जिसकी वजह से वो गोल घूम रहा है, राइट? लेकिन अच्छा, और जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो उस दौरान वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर था, राइट? लेकिन जिस पॉइंट पे आपने, ओ पॉइंट पे जब आपने उसको रिलीज किया या उसको कट किया, तो क्या होगा कि उसकी जो सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन थी, बेसिकली आपने उसको जीरो कर दिया, राइट? जब आपने उसको जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि अब उसकी कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, राइट? तो जब उसकी कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, राइट? क्यों? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म हो गई, फोर्स खत्म हो गई, न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में चला जाएगा। सही है, प्रोवाइडेड कि अगर हमारे पास अर्थवर्ड नहीं है, जैसे हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसको हम कहते हैं, कि जो बिल्कुल स्पेस वाला फ्रेम हो, स्पेस वाला सिनेरियो कि जिसके अंदर ग्रेविटी ना हो, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, राइट? अगर ग्रेविटी होगी तो फिर वो आगे जाके गिर जाएगा नीचे, यूं वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा आगे जाके। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे इस तरह से जाएगा, राइट? सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट? हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जैसे ही आप रिलीज करोगे, एट द पॉइंट ऑफ रिलीज आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी जीरो, राइट? एंड इट फॉलोज। देखो क्लियर हो गया? मुझे बताओ, रीजनिंग समझ में आ गई? सर मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि उसकी एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो हम्म। सर वो पॉइंट एक ही तरफ जाएगा या फिर किसी और रैंडम पाथ में पॉइंट जाएगा? ए की तरफ जाएगा ब्रो, पॉइंट ए की तरफ जाएगा जी। सही, पॉइंट ए इधर है, अगर आप ये वाली डायग्राम कंसिडर करो, पॉइंट ए यहाँ पे होगा, या इस डायग्राम में यहाँ पे होगा, सही। सो इट फॉलोज द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये हमारे पास जो है इसका एक कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आपको समझा दिया, राइट? अच्छा, अगर हम ये जो हमारे पास, हमने
अभी एक्सेलरेशन की एक वो देखी, सही। अगर मैं तुमसे इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा काम करवा देना चाह रहा हूँ, सही है, ताकि तुम्हारे तुम्हारे लिए जो है ना ये चीज क्लियर हो जाए कि इसको तुम सॉल्व किस तरह से करोगे। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, सही है, मैं जरा शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, जरा इसको रीड भी करना, मैं जरा इसकी डायग्राम भी उठा रहा हूँ। ओ, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो इसकी डायग्राम ये है। ये इसकी डायग्राम। अच्छा जरा एक मिनट दो, अजान हो जाती है, उसके बाद हम कर। अच्छा जी, आ जाओ। तो तुमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, सही है। अब इसने हमारे पास स्पीड आपको दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर इसमें एक चीज मुझे मतलब आपने जैसे पहला बताया था पिछले वाले क्वेश्चन से अगर रिलेट करें तो मतलब जैसे इसमें स्पीड ऑफ 34 मीटर पर सेकंड है और मतलब एक्सेलरेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा आपको, राइट? देखो ये मतलब सर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन अलोंग द, निकालनी है, ये आपको जो है ना वो उसके लिए दिया हुआ है, मतलब डिवाइड करने के नहीं लिए नहीं दिया हुआ ये है। नहीं ये नहीं ये वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मतलब सेंट्रिपिटल हाँ एक्सेलरेशन हाँ, एट ईच, तो जीरो तो नहीं है एक्सेलरेशन, सही है। तो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि जो दिया हुआ है पाथ बनाया है उसके हिसाब सही से है। चलेगा, राइट? यानी वो पूछ रहा हूँ। मतलब बेसिकली वो यूं जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है, ये यूं जा रहा है, राइट। तो हम्म। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वाला जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो ये बेसिकली एक इमेजिनरी सर्किल बना रहा है, एक इमेजिनरी सर्किल विद द सेंटर दिस पॉइंट, राइट, एट दिस पॉइंट, राइट। और सिमिलरली जब वो यहाँ पे पहुंचे तो वो सेंटर यहाँ पे बना रहे हैं, एक इमेजिनरी सर्किल बना हुआ है, बस पाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, राइट, जो कि सर्कुलर आर्क की फॉर्म में आप कह सकते हो, राइट। अब चूंकि सर्कुलर आर्क बन रही है, तो इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीलरेशन या सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है, राइट। और चूंकि स्पीड भी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया, सही है। सो अगर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सो एक्सेलरेशन के लिए अब तो मैं वेलोसिटी बताएं, सो वी स्क्वायर ओवर आर कर दो, राइट। और तुम्हारे पास जो स्पीड है, तुम्हारे पास 34 है दोनों केसेस के अंदर, लेकिन रेडियस इज डिफरेंट है, सो 3.4 33, राइट। सो इससे कोई एक्सेलरेशन आएगी, जरा ये भी मुझे बताओ। और दूसरे वाले से तुम्हारे पास आ रही है एक्सेलरेशन, आपके पास आ जाएगी 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 33। सही, गलत हो गया, 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। तो पहले वाली क्या आ रही है 35.0, 35.0, ओके। और सर दूसरी क्या आ रही है 48.2 या 40 48.16? 48.16, सही है। सो ये तुम्हारे पास दो एक्सेलरेशन आ रही है। अगर तुम ग्रेविटी यानी जी के एक्सेलरेशन से कंपेयर करो, तो बहुत ज्यादा आ रही है, 9.81 से या 9.8 से काफी ज्यादा आ रही है, राइट। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो ट्रैक होता है ना, ये ट्रैक थोड़ा सा कर्व होता है, मतलब जो है ना थोड़ा सा मतलब ये जो आपकी व्हीकल चल रही होती है वो साइड पे चल रही होती है, जैसे जैसे आपने देखा है मौत का कुआं, देखा मौत का, मतलब जो लोग जो है ना लाइक जो वॉल पे बाइक साइकिल चला रहे होते हैं, सही है, या टर्निंग पे जो है ना वो यानी जमीन पे नहीं कर रहे होते वो, ऊपर मतलब वॉल पे जो है ना वो गोल गोल घूम रहे होते हैं, सही, जो मे बी पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उर्दू में जो उसको मौत का कुआं कहते हैं, कि जिसमें आपके पास लोग यहाँ पे बाइसाइकिल या साइकिल चला रहे होते हैं, या इवन खुद भी लोग चल रहे होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर वो चलते हैं या बाइक चलाते हैं या गाड़ी भी समटाइम चलाते हैं, तो वो उसके जो है ना सर्किल, वो उसके जो है ना आप कह लो कि सरकमफेरेंस पे रहते हैं, राइट। लेकिन अगर उससे स्पीड कम होगी तो वो नीचे गिर जाएंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे
35 की इसकी एक्सेलरेशन है और ऊपर नीचे जो है 48 की है, अगर इसकी एक्सेलरेशन 9.81 से कम हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो उस ट्रैक पे रह नहीं पाएगा, वो सड़क के नीचे आ जाएगा, राइट। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, राइट। और यही कॉन्सेप्ट जो है, मतलब ये जो आई थिंक डेथ स्पेल कहते हैं उसको या क्या कहते हैं न जाने, तो उसके अंदर भी जो है ना वो यही कॉन्सेप्ट होता है। खैर, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा, हमारे पास एक्सेलरेशन के बाद जो हमारे पास अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से रिलेट करो तो हमारे पास जो है ना फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट। और फोर्स हमारे पास आ रही है, अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, हम यहाँ पे एम ए ही यूज कर रहे हैं, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी यूज नहीं कर रहे, सही, क्योंकि हम यहाँ पे मास कांस्टेंट मान रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, सही, तो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट हम इटसेल्फ यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तुम्हें पता है कि दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ कि ये जो फोर्स होती है ये तुम्हारे पास कौन सी होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं होती है, राइट। सो ये तुम्हारे पास होनी चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, राइट। ये कोई फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स नहीं होने वाली है, रिजल्टेंट फोर्स होने वाली है, राइट। और ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होने वाली है, सही। ऑल तो एक्सेलरेशन एक ही होती है हमारे सिस्टम में, हमने अभी तक एक से ज्यादा एक्सेलरेशन कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा, अब जो है अगर हम माने कि भाई हमारा सर्कुलर मोशन है, सही है, और उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सेप्ट द फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आ रही है, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियरली क्योंकि बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं, और circular motion with only force acting due to centripetal acceleration, सही है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू एम, एक ही जगह पे तुम क्या रख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। तो ये तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सो ये तुम्हारे पास जो है एक फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट फोर्स का, सही है। हम यहाँ पे छोटा सा सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिखते हैं, लेकिन प्लीज याद रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इटसेल्फ ये कोई चीज नहीं है, राइट। मतलब जिस तरह से तुमने पढ़ा होता है, टेंशन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, राइट। और तुमने तुमने और मैग्नेटिक फोर्स तुमने पढ़ी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अपेरेंट फोर्स है जो कि सिस्टम के अंदर जनरेट होती है जब सिस्टम के अंदर कोई भी चीज टर्न होती है या सर्कुलर मोशन में मूव करती है, राइट। बस इस चीज को अपने ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जो है एक्चुअली अगर आप सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हो तो यस, लेकिन मसला ये है कि लेट्स से कि अगर मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, जस्ट अ रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग एल्स, राइट। तो बताना ये है कि अगर लेट से तुम गाड़ी चला रहे हो, टर्न ले रहे हो, सही है, तो तुम्हारे टायर, गाड़ी के टायर के बीच में और जो रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे ऐड करेगी। सो वहां पे तुम कहोगे कि फ्रिक्शन इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तुम उसको फ्रिक्शन को एफ ऑफ द फ्रिक्शन को तुम उसको इक्वेट कर दोगे रिजल्टेंट फोर्स से, राइट। और ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, राइट। देखो इस केस के अंदर ना तुम ऐसे समझ लो जैसे पिछले केस के अंदर तुम रिजल्टेंट फोर्स को एम ए कहते थे, ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कहते थे, राइट, रिजल्टेंट फोर्स को। यहाँ पे तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एम वी स्क्वायर ओवर आर होगी, सही है।
अगर तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम जो इक्वेशन बनाओगे वो वेट माइनस टेंशन, सही है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, राइट, एम वी स्क्वायर ओवर आर, इस तरह से बनाओगे। इसकी हमने प्रॉपर वो चीजें देखनी है, क्या बोलते हैं अपना, हमने इसकी एग्जांपल देखनी है, सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन देखनी है, और उसके अंदर हम इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। लेकिन फिर फॉर नाउ ये चीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि ये इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ डिस्गाइज फोर्स के जो किसी भी फॉर्म में आ जाती है, राइट, और हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, राइट, कोई नई चीज नहीं है ये, राइट। सो ये हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अगर तुम एक्सेलरेशन की जगह आर ओमेगा स्क्वायर रखो, जो कि हमने पीछे ड्राइव किया था, सही है, ड्राइव क्या किया था हमने, उसको जस्ट एक्सप्लेन ही वो ही किया था। मैं याद भी करा देता हूँ, कहाँ था ये रहा, आई थिंक ये रहा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अगर हमने इसको यहाँ पे रखा तो हमारे पास जो है ना, ये एक दूसरी चीज बन गई है, सही है। सो अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला बस ये आ रहा है कि हमारे पास आर जो है रिजल्टेंट, आर जो है जो बेसिकली रेडियस है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, वो हमारे पास दोनों में अलग अलग आ रहा है। मतलब एक में एफ रिजल्टेंट फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक में रिजल्टेंट फोर्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो सेम क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है, और उनमें रिलेशन एक ही एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से डिफरेंट आ रहा है, राइट। एक के अंदर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, और दूसरे के अंदर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, सही। इसके अंदर इनवर्सली हुआ पहले वाले में, दूसरे वाले में डायरेक्टली हुआ, राइट। सो ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो इस प्रॉब्लम को तुम इस तरह से कह सकते हो, शायद दोनों केसेस के अंदर अगर तुम मास कांस्टेंट मान के चलो, सही है, तो अगर तो तुम्हारे पास मास के साथ साथ ये जो दो क्वांटिटी और बच रही है, एक ये तो ओमेगा है और एक ये तो वी है, सही। ये दो क्वांटिटी है तुम्हारे पास कांस्टेंट, ये दो क्वांटिटी और है, सही। तो अगर तो तुम्हारे पास किसी सिनेरियो के अंदर v कांस्टेंट है, राइट, तो तुम पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे और तुम कहोगे कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। कि तुम जितना बड़ा तुम्हारा रेडियस होगा, सही, उतनी छोटी तुम्हें जो है ना फोर्स चाहिए होगी, उतनी छोटी एक्सेलरेशन चाहिए होगी, जो कि अभी हम देख के आ रहे हैं। यहाँ देखो, अगर कि जितना बड़ा रेडियस था, सही है, उतना तुम्हें छोटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगी, और जाहिर बात है जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन छोटी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी छोटी होगी, राइट। सो लेकिन इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, राइट। हमने कहा था कि वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो अगर बड़ा सर्किल होगा तो तुम आराम से मूव कर लोगे। मतलब तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम गाड़ी चला रहे हो और एकदम से अचानक तुम्हें टर्न लेना पड़े, राइट, तो अगर बहुत मतलब तुम कह रहे हो क्विक टर्न होता है, तो उसमें गाड़ी के पलटने का खतरा होता है, राइट, पलटने का खतरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, उसके उसके मतलब उसकी वजह से एक और फोर्स आती है जो कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, बाहर की तरफ होती है, जो कि गाड़ी को जो है पलटा सकती है। या अगर वैसे नहीं सोचना चाह रहे हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी सोच सकते हो। मतलब मान लो तुम्हारी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सही। अचानक से एक टर्न आ गया, मतलब क्विक टर्न आ गया कि जहां पे तुम्हें जो है ना मतलब फौरन मुड़ना है, सही है, सर्कुलर मोशन में फौरन मुड़ना है, राइट। अब क्या था, तुम्हारी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, राइट। तुमने अगर स्ट्रेट जा रही है, मान लेते हैं कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर गाड़ी जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो कर रही थी, राइट। कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं थी, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे जा रही थी, राइट। तो इसका मतलब है कि गाड़ी मूविंग है, तो गाड़ी का इनर्शिया क्या होगा, गाड़ी का जो इनर्शिया है वो गाड़ी को मूव करता रहेगा, राइट। क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसी स्टेट में बॉडी को रखता है जिस स्टेट में वो है। अगर रुकी हुई है तो वो रुके ही रहने देता है, अगर वो मूव हो रही है तो मूव होने देता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया क्या करेगा, गाड़ी को सीधा जाने देगा, राइट। और जैसे तुम टर्न ले रहे हो, तो टर्निंग की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे लगेगी, वो इधर लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगी, इनर्शिया यहाँ पे लग रहा होगा, सही है। तो उसकी वजह से जो है, अगर तो इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, सो गाड़ी पलट सकती है। जैसे तुमने ट्रॉलर या बड़े बड़े जो आपके पास कह लो हैवी व्हीकल्स होते हैं, अगर वो एकदम से टर्न ले लें तो वो लाइक टॉपल हो जाते हैं, गिर जाते हैं साइड की तरफ, जिस तरफ टर्न ले रहे हैं उसका अपोजिट साइड गिर जाते हैं, राइट।
तो उसकी वजह ये होती है कि उनका इनर्शिया इतना ज्यादा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी कम प्रोवाइड होती है कि वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाती, राइट। तो यहाँ पे भी जो है ना, अगर तुम्हारे पास छोटा रेडियस होगा तो तुम्हारे पास ज्यादा तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगी कि तुम टर्न ले सको। अगर तुम्हारे पास बड़ा रेडियस होगा तो फिर जो है तुम्हें कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, मतलब तुम आराम से ले लोगे, तुम आराम से टर्न ले लोगे, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, राइट। और अगर तो ये मैंने ये बताना था, मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि लंबी बहुत हो गई तो शायद भूल गए होगे। सो मैंने ये बताना था कि भाई दो रिलेशन आ रहे हैं, सही सेम क्वांटिटी के लिए, लेकिन रिलेशन ऑपोजिट आ रहे हैं। एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हमने कहा कि भाई दोनों के अंदर मास अगर कांस्टेंट मान के चले तो वी स्क्वायर और ओमेगा को हमने देखना है, ओमेगा स्क्वायर को। सही है कि अगर तो वी स्क्वायर कांस्टेंट है तो वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड थिंक विद हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। और अगर दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे जिसके अंदर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसके अंदर जो है वो हमें मतलब ओमेगा कांस्टेंट है तो उसके अंदर फिर हमें सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने अम, तुम जैसे पंखा अगर तुम ले लो, सही कि उसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास मतलब या कोई चीज तुम, चलो पंखा ही कंसिडर कर लो। अब पंखे की जो वो है, जो कुछ पंखड़ी है उसमें अगर तुम दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाओ, सही है। सो अब चूंकि पंखा जो है वो सेम उससे मूव कर रहा है, ये जो पूरा पंखे का जो विंग है ये पूरा एक ही ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, राइट। तो इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आएगा, सही है। जो मतलब जो ऑब्जेक्ट, अगर ए ले लो और बी ले लो, सो जो ऑब्जेक्ट जितना सेंटर से दूर होगा उस पे उतनी सर्कुलर मोशन पे उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगी होगी, राइट। बचपन में तुमने कुछ खेल कूद में इस तरह से किए होगे कि बच्चों के जो है ना जूते मोजे पंखे के ऊपर फेंक दोगे, इस तरह के ना कुछ होशियार लड़के जो है ना वो इस तरह से हमारी होशियारी नापते हैं। या बचपन में घरों के अंदर जब चार लोग आते हैं ना, कजन वजन आते हैं, तो पंखे बंद करके कुछ होशियारियां नाप रहे होते हैं और वो अंदर ऊपर जो है ना पंखे के ऊपर मोजे चले जाते हैं, या कोई भी चीज, कोई थैली या कोई कपड़े की चीज चली आती है, सही है। तो अगर तो वो बिल्कुल पंखे के एज पे अगर नहीं गई ना, तुमने कभी नहीं किया तो तुम करके देखना, पंखे के ऊपर कोई चीज डालना, एक बिल्कुल एज पे डालना और एक किया बिल्कुल, हुआ है, बहुत मजा आता है ना, और एक टूवर्ड बिल्कुल उसके सेंटर की तरफ डालना। तो जो एज की तरफ होगा ना, जैसे ही तुम पंखा ऑन करोगे तो जो एज की तरफ होगा वो फौरन गिरेगा, और जो सेंटर की तरफ होगा यानी इधर को होगा वो बहुत देर से गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे रेडियस तुम इंक्रीज करोगे वैसे तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें ज्यादा ऑब्जर्व होगी, एक्सपीरियंस होगी, और उसकी वजह से वो जल्दी गिर जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत करना, तुमने बस ये देखना होगा कि कहाँ पे वी कांस्टेंट है और कहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, उस हिसाब से तुमने रिलेशन इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक मुझे जरा बता दो कि यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। गेस एनी प्रॉब्लम और या कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है? हम्म, जनाब, चलो, अगर तो कंफ्यूजन नहीं है तो हम जो है, सही है। सो अब जो है हम यहाँ पे अपनी क्लास फॉर नाउ रोकते हैं, सही है। यहाँ से आगे जो हमारे पास है वो एक चीज है, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके जो है ना बड़े मजे मजे के वो हैं, क्या बोलते हैं, इसके बड़े मजे मजे के एक्सपेरिमेंट हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर तुम देखो या बड़ी मजे मजे की फनकारियां हैं, अगर अगर तुम यूट्यूब पे जाओ थोड़ा सा चक्कर लगाओ, सही है। बचपन में तुम लोगों ने शायद किया हो कि बकेट में पानी लेके और उसको धागे से बांध के तुम गोल गोल घुमाते थे, गोल गोल घुमाओ, जब वो बकेट ऊपर आएगी तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट होगी तो वो गिरेगी नहीं, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो ऊपर ही रहेगा। मे बी तुमने किया हो, मे बी ना किया हो, लेकिन है। अभी ट्राई करें तो क्या होगा? क्या क्या, इस उम्र, ये कहते हैं अगर इस उम्र में ट्राई करें तो बेटा मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस बंद कभी जो है ना अलग कमरे में करना बस, वरना जो है ना बच्चे पागल, लोग पागल कहेंगे, सही है। या फिर लैब कोट पहन लेना, फिर लोग तुम्हें साइंटिस्ट समझेंगे, सही है। तो बस ये चक्कर है, वरना ऐसे खुलेआम नहीं करना, वरना बेटा फिर जो है ना तुम कह रहे हो कि मैं पागल नहीं हूँ और वो बोलेंगे कि हर पागल यही बोलता है, सही है। तो खैर, सो एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर अगर वैसे ही तुम मतलब इसकी जो है ना कुछ होशियारियां अगर तुम यूट्यूब पे फेसबुक पे देखना चाहो तो देखना, सही है। और अगर कोई तुम्हें अच्छे लगे तो प्लीज ग्रुप पे भी भेजना, मैं भी इंजॉय करूंगा, सही है।
तो बस फिलहाल अभी आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह सर्कुलर मोशन के थोड़े से हमने जो है ना क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद जो है थोड़ी एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली क्लास में होंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो बस अब आज की कहानी तक थी, अब इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। सही, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।